तो यहाँ पे एक दो छोटी छोटी चीज़ें, ये आपने स्कूल में किया था एक्सपेरिमेंट, आप भूल गए होंगे, मैं याद दिला देता हूँ। एक ऐसे प्रिज्म रखते थे, उस पर लाइट डालते थे, फिर देखते थे अंदर कब पैरेलल हो गई है। जब हो जाती थी 2 पिन लगा देते थे ऐसे, फिर इधर 2 पिन लगा देते थे, फिर इनके पिन के बीच का एंगल नाप लेते थे और उससे म्यू निकाल लेते थे। क्योंकि जब लाइट पैरेलल हो गई होगी तब आई ई के बराबर हो गया होगा, आई ई के बराबर हो गया होगा तो R1 R2 के बराबर हो गया होगा। डेल्टा मिन का केस डिस्कस कर रहा हूं मैं। यदि आई और ई बराबर है तो R1 R2 ही बराबर हो जाएंगे। फॉर्मूला तो सेम ही है, साइन आई इजिकल टू म्यू साइन R1, साइन ई इजिकल टू म्यू साइन R2। तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? a/2। कोई कंफ्यूजन? ऑलराइट। डेल्टा मिन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? i प्लस ई की जगह 2i माइनस ए। कोई कंफ्यूजन? i को हम लिख सकते हैं डेल्टा मिन प्लस a/2। डेल्टा मिन इसलिए क्योंकि उसको नापना आसान है। आप बोलेंगे डेल्टा मिन तो हम निकालते थे पर उसको नापना बहुत आसान काम है। स्कूल में किया हुआ है आपने, 10वीं क्लास थोड़ी भी तमीज से पास करी थी तो। ओके, म्यू साइन आई दैट इज डेल्टा मिन प्लस a/2 अपॉन साइन R1 विच इज साइन a/2। जनरली इक्विलैटरल प्रिज्म लेते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो a हो जाता है 60 डिग्री, नीचे आ जाता है हाफ, 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन डेल्टा मिन प्लस a/2 से म्यू निकाला था स्कूल में, यदि आपको याद हो तो। दिस इज हाउ इट इज यूज्ड। समझ में आया? रे पैरेलल जाएगी बेस के यदि आइसोस्केलस प्रिज्म है तो। ओके, नहीं तो रे का एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट और एपेक्स मिलके आइसोस्केलस ट्रायंगल बनाएंगे। कब? जब डेल्टा मिन हो रहा होगा। कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ूं मैं? हेडिंग डाल लीजिए, स्मॉल एंगल प्रिज्म नॉर्मल इंसिडेंस लिख लीजिए, उसके बाद डाल लीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है, टेक योर टाइम। स्मॉल एंगल प्रिज्म नॉर्मल इंसिडेंस। बढ़ू मैं? ओके, बता दो ये सब। तो नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब आई इज स्मॉल, राइट? नॉर्मल का मतलब नॉर्मल नहीं होता है, नियर नॉर्मल लिख लीजिए चाहे तो। एंड ए इज ऑल्सो स्मॉल, याद रखिएगा। Since I is small, I can write I is equal to mu R1. Hello? Since A is small, I know R2 will be small. Hence I can write E is equals to mu R2. सोचिएगा इस बारे में। डेल्टा की वैल्यू आएगी I प्लस E माइनस ए, पुट कर दीजिए। I प्लस ई पुट करेंगे तो R1 प्लस R2 बन जाएगा और डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। डिस्पर्शन में बहुत काम आएगा फॉर्मूला। और इसका एक यूज और है, यदि यहां तक कॉपी कर लिया हो तो, यदि हम स्मॉल एंगल प्रिज्म कहीं पे रखेंगे और इधर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली सारी रेस सेम एंगल पे घूम रही है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो यदि ये ऑब्जेक्ट ए दूरी पे रखा हुआ है
तो इफेक्टिवली सारी रेस डेल्टा पे घूम गई, तो ये ऑब्जेक्ट एच ऊपर बनेगा जहां पे एच की वैल्यू ए डेल्टा हो जाएगी। इमेज जो होगी इसके थ्रू यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो वो एच डेल्टा ऊपर दिखेगा। दैट्स इट। कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। किसी कुछ पूछना है? डेरिवेशन समझ में आई? क्यों स्मॉल एंगल प्रिज्म और नॉर्मल इंसिडेंस दोनों चाहिए? नॉर्मल इंसिडेंस मतलब आई छोटा, फिर R1 छोटा आ गया। एंगल बड़ा हो जाएगा प्रिज्म का तो R2 छोटा नहीं आएगा। एंगल छोटा था और R1 छोटा आ गया तो फिर R2 छोटा आ जाएगा। R2 छोटा आएगा तो अपन स्नेल्स लॉ में फिर से साइन खा सकते हैं। बढ़ू? हाँ बस कुछ पूछना है? मैं डिस्पर्जन शुरू कर रहा हूं, 5 मिनट है, बहुत बड़ा टाइम है मेरे पास डिस्पर्जन खत्म करने के लिए। इट वोंट टेक मोर देन दैट। पूरा समझा दूंगा मैं, पढ़ के आना चाहिए बस किताब से तो आएगा समझ, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। सॉरी। ओके, डिस्पर्जन इज बेस्ड ऑन वन वेरी सिंपल पॉइंट, दैट इज कि म्यू सब वेवलेंथ के लिए सेम नहीं होता। फॉर्मूला ऐसा कुछ दे रखा है किताब में, कॉशीज फॉर्मूला। इनफैक्ट मैं इसको पर्सनली ऐसे लिखना प्रेफर करता हूं क्योंकि वेवलेंथ खुद चेंज हो जाती है मीडियम के साथ। ये वैक्यूम वाली वेवलेंथ लिख रहे, वैसे याद रख सकते हैं, नहीं तो ज्यादा अच्छा वो रहेगा कि फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। तो इसको देख के हम क्या पाते हैं कि वायलेट का म्यू बड़ा आएगा रेड से। इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि हम किसी प्रिज्म पर व्हाइट लाइट डालेंगे तो डेविएशन सारी रेस का अलग अलग होगा। यदि वायलेट यहां है तो रेड इधर होगी और ये दोनों एक दूसरे से कोई एंगल बना रही होंगी। यदि ये एंगल बनाएगी तो जब आंख में एंटर होंगी तो भी ये हमको अलग अलग ही दिखेंगी, जबकि पैरेलल आएंगी तो वो फिर हमको अलग अलग दिखाई नहीं देगी। सारी की सारी मिलके रेटिना पे तो एक ही जगह इकट्ठी हो जाएंगी, ये एक जगह पे इकट्ठी नहीं हो पाएंगी रेटिना पे, हेंस अपन को अलग अलग स्पॉट्स दिखेंगे। तो वायलेट से लेके रेड तक बीच में आपका वो इंडिगो, ब्लू क्या है वो सब आ जाता है, ग्रीन, विबग्योर। So this is the cause of dispersion, that for every frequency mu offered is different. यहां पे दो टेक्निकल टर्म्स यूज होती है। पहली तो खैर एक तो ये यूज होगी म्यू -1 इंटू ए, तो इसमें तो कुछ है नहीं। वायलेट का डेल्टा ये होगा, रेड का डेल्टा सेम फॉर्मूला बट म्यू रेड -1 इंटू ए। लाइट कितनी टूटी दिखाई देगी वो इस पर डिपेंड करेगा कि रेड और वायलेट के बीच का कलर एंगल कितना बड़ा है। तो पहला टेक्निकल नंबर है यहां पे थीटा, विच इज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, एंगल बिटवीन रेड एंड वायलेट लाइट। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्शन। एंगल ऑफ डिस्पर्शन की वायलेट और रेड ने कितना बड़ा एंगल बनाया, कि जितना बड़ा एंगल बनाएंगे उतना अपन को कलर सारे टूटे टूटे अलग से क्लियर दिखाई देंगे। गॉट इट? तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां पे पुट कर दीजिए, म्यू वी माइनस म्यू आर माइनस म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन ए आ जाएगी। कोई कंफ्यूजन इसमें? इसके अंदर उन्होंने सवाल इस तरह के दे रखे हैं कि एक प्रिज्म को ऐसे रख दिया, दूसरे को उल्टा रख दिया, ये ए डैश, और बताइए इसमें क्या होगा नेट, इसमें क्या होगा नेट? कुछ नहीं होगा नेट। ये प्लस में घुमा देगा, वो माइनस में घुमा देगा, तो सारे डेल्टा क्या हो जाएंगे? डेल्टा वुड बी डेल्टा वी माइनस डेल्टा वी डैश। तो थीटा भी क्या होंगे? एक थीटा ये वाला और एक थीटा वो वाले का सब्ट्रैक्शन, विच वुड बी बेसिकली इस केस में कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इंटू ए माइनस डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इंटू ए डैश डैश डैश। अच्छा, यदि इसकी वैल्यू 0 आ जाए, इफ दिस इज 0, तो हम क्या बोल देते हैं? अक्रोमेटिक प्रिज्म। क्यों अक्रोमेटिक? क्योंकि उसने इधर मोड़ा, उसने इधर दूसरी तरफ मोड़ा और फाइनली पैरेलल हो गई वायलेट और रेड, तो क्या हो गया? अक्रोमेटिक की कलर्स दिखाई नहीं दे रहे। तो
अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन कब होगा? अक्रोमेटिक व्हेन थीटा बिकम्स 0। कब? इस कॉम्बिनेशन में होगा। दोनों को साथ साथ रख देंगे तो फिर कभी 0 नहीं होगा। क्यों? दोनों एक ही साइड में घुमा देंगे, फिर तो और बढ़ेगा डिस्पर्शन। गॉट इट? कुछ पूछना है यहां तक तो पूछ सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। छोटी सी यही चीज लेंस में लगा के दिखा रहा हूं मैं। बढ़ू मैं? लेंस के अंदर भी इसका असर होता है। क्या असर होता है? यदि आपने पैरेलल व्हाइट लाइट डाली तो अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे एक ही फोकस बनेगा, नहीं, क्रोमेटिक एबरेशन होगा। क्यों होगा क्रोमेटिक एबरेशन? व्हाइट का वायलेट का फोकस अलग और रेड का फोकस उससे थोड़ा दूर बनेगा। क्यों? म्यू अलग अलग है, वायलेट का म्यू छोटा है, सॉरी बड़ा है, तो वायलेट का फोकस छोटा होएगा, पावर ज्यादा होएगी, रेड का फोकस दूर आएगा, कलर फैल जाएगा। यदि आपने कभी पुराने फोटो देखे हो 80s के, ऑब्वियसली आपके नहीं होंगे, आपके पेरेंट्स के, तो उसमें जब कलर फोटो आना शुरू हुए थे 70s 80s में, तो ऐसे रेड सी टिंट आती है उस पर। अभी भी यदि आपने कोई इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते तो फिल्टर्स होते हैं जिसमें बोलते हैं पुराने टाइप का फोटो दिखाना है क्या इसको, उसका नाम भी होता है, भूल गया उस क्या, विंटेज, राइट। तो वो कुछ नहीं, बेसिकली वहां पे अपन उस जमाने में यहां रख देते थे फिल्म को, क्योंकि यदि वायलेट पे नहीं, रेड पे रख देते, क्योंकि वायलेट पे रखेंगे तो आदमी नीला नीला जहर चढ़ा हुआ दिखाई देगा, क्या फायदा। यदि आपको चूज ही करना है तो लाल चूज करो, हेल्दी तो लोगों कम से कम, राइट। नहीं, दैट्स अ जोक एक्चुअली, कुछ लोग सीरियसली ले रहे हैं। दैट इज बिकॉज इंफ्रारेड साइड में लाइट हमेशा ज्यादा अवेलेबल होती है, अल्ट्रावायलेट साइड में थोड़ी लाइट अवेलेबल होती है, तो वो फिल्म को डेवलप करने में ज्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए रेड साइड प्रेफर करते थे, वायलेट साइड उड़ा देते थे शायद, मुझे पक्का नहीं। बढ़ू मैं आगे? पक्का? ऑलराइट। फोकस का फॉर्मूला ये होता ही है अपना, रेडियस का जो भी सामान है वो आ जाएगा इधर, राइट। इसको यदि हम डिफरेंशिएट कर दें, क्योंकि छोटे ही होते हैं इसका असर, तो ऐसा बनेगा ये डी म्यू, राइट, इनटू रेडियस का सामान। रेडियस का सामान मैं यहां पे रिप्लेस कर रहा हूं यहां पे, तो ये बन जाएगा माइनस डी एफ बाय एफ स्क्वायर इज इक्वल टू डी म्यू अपॉन 1 बाय एफ म्यू माइनस 1। ठीक है, तो डी एफ बाय एफ आ जाएगा। इसका क्या यूज है अभी बताता हूं मैं। डी एफ तो यहां पर ये चीज है, राइट, वायलेट और रेड के बीच की दूरी। डी एफ बाय एफ का क्या यूज है अभी बताता हूं। कुछ पूछना है? ऐसी गंदी गंदी सी मैथ्स है, इसमें कोई दिल पे कुछ मत लीजिएगा, इमोशनल नहीं होना, फालतू चैप्टर है बिल्कुल। एक दो फॉर्मूले रट लेने, सवाल सॉल्व कर लेने, हो जाएंगे। एक भी सवाल में नेट हो गया। बढ़ू मैं आगे? नाउ इस प्रिज्म में भी हमने देखा था कि हमारा थीटा कुछ ऐसा आ रहा था, राइट, एंगल ऑफ डेविएशन जो डिस्पर्जन जो आ रहा था वो ऐसा आ रहा था। यदि आप इसमें देखें तो ए का भी ठीक ठाक कॉन्ट्रीब्यूशन है, प्रिज्म एंगल, मतलब प्रिज्म एंगल बड़ा होगा तो भी डिस्पर्जन ज्यादा होएगा, राइट। और मटेरियल की वजह से म्यू वी म्यू आर का जो अंतर है वो है ही सही। तो लोगों ने कहा यार हमें ये जानना हो ये मटेरियल कैसा है, ये ज्यादा तोड़ रहा है कि कम तोड़ रहा है, तो उसमें तो ए का कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो लोगों ने एक नई चीज डिफाइन करी, डिस्पर्सिव पावर, एंड विच वाज डिफाइंड एज कितना तोड़ा अपॉन कितना मोड़ा, तोड़ा डिवाइडेड बाय मोड़ा। किसको मोड़ा? येलो को। येलो को क्यों मोड़ा? क्योंकि भाई येलो जो है वो अपन ने बोल दिया कि वो म्यू वी प्लस म्यू आर बाय 2 है। क्यों है? आर्बिट्रेरली है। तो जो कम से कम मोड़ के ज्यादा से ज्यादा तोड़े वो मटेरियल की डिस्पर्सिव पावर ज्यादा है। तोड़ा मोड़ा, तोड़ा पुट कर दिया इसमें, मोड़ा पुट कर दिया, ए कट गया, ये बच गया, डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला। और यही फॉर्मूला यहां पे भी यदि आप ध्यान से देखें तो दिखेगा, ये क्वांटिटी भी देखा जाए तो डिस्पर्सिव पावर ही है। और यदि आप इसकी वैल्यू देखेंगे डी एफ बाय एफ की, राइट, तो इट इज फोकल लेंथ ऑफ रेड माइनस फोकल लेंथ ऑफ वायलेट अपॉन फोकल लेंथ ऑफ येलो, विच इज
म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड अपॉन म्यू ऑफ येलो माइनस 1। लोग बोलेंगे सर इधर माइनस था यहां कहां चला गया? दिख रहा है सबको माइनस का यूज हो गया। ये रेड माइनस वायलेट लिख दिया, वो वायलेट माइनस रेड लिख दिया, माइनस यूज हो गया। तो ये डिस्पर्सिव पावर ही निकाली थी मैंने और कुछ नहीं। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? मटेरियल की। और इस तरह से डिफाइन किया गया है कि आप लेंस में या प्रिज्म में कहीं पे भी देखेंगे तो ए कट जाए, ताकि ए का कोई कंट्रीब्यूशन ना आए। अपन ये देख सके कि मटेरियल की कितनी औकात। लिख लीजिए आराम से, कोई जल्दी नहीं है मेरे को, टेक योर टाइम। मैंने ऐसे कहा था 5 मिनट, ऐसा 5 मिनट नहीं हुआ, 10 मिनट हो गए। मैं आराम से ही पढ़ा रहा हूँ, पर इसमें कुछ होता नहीं है पढ़ाने को। आप मुझसे किसी का लॉजिक पूछ लें तो ज़्यादा लॉजिक नहीं है, बस इतना ही लॉजिक है भाई म्यू अलग है, उसका असर क्या हो रहा है, राइट। अब जैसे वहाँ पे अपन ने अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बनाया था, यहाँ पे भी अपन चाहेंगे कि यार ऐसा नीला या लाल ना दिखे, इंसान जैसा है वैसा ही दिखे। हम चाहेंगे कि क्रोमेटिक एब्रेशन खत्म हो जाए, तो उसके लिए क्या तरीका है? 2 लेंस लगाओ एक के बाद एक, राइट। और ऐसे लगाओ 2 लेंस कि जो इनकी फोकल लेंथ आए, जो कि ये होती है, आपको शायद फॉर्मूला याद रह जाए तो, राइट। इसको यदि अपन DF को देखें तो कितना है? 0। मतलब कि DF1 स्क्वायर DF1 बाय F1 स्क्वायर प्लस DF2 बाय F2 स्क्वायर की वैल्यू 0 आ जाए। दोनों पे माइनस लिखो, दोनों प्लस एक ही बात है। ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए अपन को, राइट। DF1 बाय F1 को मैं लिख रहा हूं यहां पे ω1, और एक बचे हुए F1 को लिख रहा हूं P1। तो यदि हम ऐसा कॉम्बो ले लें कि ये चीज 0 हो जाए 2 लेंसेज की, तो लेंस कैसा कॉम्बिनेशन बन जाएगा? अक्रोमेटिक। क्यों? क्योंकि जितना वो एक ने वायलेट रेड फैलाया होगा, दूसरे ने उतना ही उल्टा फैलाया होगा। उल्टा क्यों फैलाया होगा? कि साफ साफ दिख रहा है ये को 0 होना है तो दोनों की पावर उल्टी पुल्टी होनी पड़ेगी। एक लो पॉजिटिव का, एक लो नेगेटिव का। जैसे कि मान लो आपको 5 डायोप्टर का लेंस चाहिए, तो आप 5.5 का तो प्लस लो और -0.5 का नेगेटिव वाला ले लो, तो पावर तो मिल जाएगी 5। और ओमेगा ऐसे चुनो दोनों के कि एक का ओमेगा दूसरे से मल्टीप्लाई, ये जुड़ के ये क्वांटिटी 0 हो रही है, एक की ओमेगा दूसरे से 10 गुना ज्यादा हो। 5.5 का तो लो अच्छी क्वालिटी का जिसकी डिस्पर्सिव पावर कम हो, और -0.5 वाला लो खराब क्वालिटी का जिसकी डिस्पर्सिव पावर ज्यादा। तो आपको मिलके क्या मिल जाएगा? अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। तो फोटो जो होगी वो लाल पीली नीली हरी नजर नहीं आएगी, जैसे भी आपको काले पीले वैसे नजर आओगे। अरे चैप्टर समाप्त। किसी को भी कुछ लगाओ, मैंने बहुत फास्ट पढ़ा दिया, ऐसा लगता है पढ़ाने पे, कुछ होता नहीं है इसमें और कोई लॉजिक, इसलिए पढ़ा नहीं सकता मैं कुछ भी स्लो। मैथ्स होती है, मैथ्स मेरे से स्लो होती नहीं है, राइट। मैंने बचपन में सीखा था फास्ट मैथ्स इज गुड मैथ्स, तो मेरी आदत पड़ी हुई है फास्ट की। मैथ्स करता हूँ तो मैं फास्ट हो जाता हूँ एकाएक, तो उस वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है तो बता दीजिए। बाकी लॉजिकली इट इज़ वेरी वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है लॉजिक वाइज। चैप्टर खत्म कर लीजिएगा, 20वां इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सॉल्व अनसॉल्व जो भी है सब कर लीजिएगा। 13 सवाल है, ऐसे शक्ल मत बनाइए, राइट। इट इज गॉट ओनली 13 क्वेश्चंस, राइट। और S1 में जो छूटे हुए हैं बीच के, और O1 में जो बीच के छूटे हुए हैं, और JEE एडवांस, ये मेरी इच्छा थी कि आप लोग करके आते फ्राइडे तक। नहीं कर पाए तो जो करके आ सके वो बता दीजिए, उतना करके आ जाइएगा। मंडे को करूँ डिस्कस? मंडे को इलेक्ट्रोस्टैट्स की क्लास खत्म करके फिर कर लो।